हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और जिसके अंदर हमने देखा था कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसका जर्नल इंट्रोडक्शन लिया था, और साथ में हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो जर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन हैं इनको 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है मुख्य रूप से, जिनमें सबसे पहले आते हैं प्राथमिक या प्राइमरी ऑर्गन, जिसके रूप में रखा जाता है टेस्टिस को, और इसके बाद में आते हैं द्वितीयक या सहायक जननांग, जिसके अंतर्गत रखा जाता है अधिवर्षण को यानी कि एपिडिडाइमस को, शुक्राशय को, शुक्रवाहिनी को, शिशन को आदि को। और इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है वो है सहायक जनन ग्रंथियों की, जिसके अंतर्गत रखा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि को और काउपर्स या वल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि को। तो इन सब के बारे में जो है वो हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर चर्चा की है। आज हम बात करेंगे मेनली टेस्टिस के बारे में, यानी कि वर्षण के बारे में। अगर हम बात करें टेस्टिस की या वर्षण की, तो हम देखते हैं कि टेस्टिस या वर्षण जो है वो नर जनन तंत्र का मुख्य या प्राथमिक जनन अंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुख्य या प्राथमिक जनन अंग इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा यानी कि स्पर्मेटोजिनेसिस की प्रोसेस के थ्रू नर युग्मकों के रूप में शुक्राणु यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट अगर हम बात करें टेस्टिस की यानी कि वर्षण की, तो हम ये कहते हैं कि नर सदस्य के अंदर एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, ठीक है, जो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें इस टेस्टिस की लंबाई की, तो हम देखते हैं कि टेस्टिस की जो लंबाई है एक वयस्क मनुष्य के अंदर वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और अगर बात की जाए टेस्टिस की चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। अब अगर बात करें इसके ओरिजिन की यानी कि उद्भव की, यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है या जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस दौरान इन टेस्टिस का निर्माण कौन से जर्मिनल लेयर या जननिक स्तर से होता है, तो हम देखते हैं कि टेस्टिस यानी कि वर्षण जो है इसकी उत्पत्ति मीजोड्रम यानी कि मध्य जननिक स्तर से होती है। आपने पढ़ा होगा कि 3 जननिक स्तर पाए जाते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। तो उनमें से अगर हम बात करें टेस्टिस की यानी कि वर्षण की, तो इसका ओरिजिन जो है वो किससे होगा? मीजोड्रम से होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके अंदर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि भ्रूणीय अवस्था के अंदर एक मीजोकीरियम नामक पेरिटोनियम झिल्ली प्रेजेंट होती है, और इसी मेम्ब्रेन या झिल्ली के द्वारा उदर गुहा के अंदर जो है वो वर्षण लगे हुए रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज की, भ्रूणीय अवस्था की, तो इस भ्रूणीय अवस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो टेस्टिस है वो उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। और इस दौरान जब ये उदर गुहा के अंदर होते हैं तो इस समय ये मीजोकीरियम नामक जो पेरिटोनियम झिल्ली है इसके द्वारा ये वर्षण जो है वो किसके साथ जुड़े हुए रहते हैं? उदर गुहा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो बेटा इसको ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो टेस्टिस है वो उदर गुहा में किसके माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मीजोकीरियम नामक जो पेरिटोनियम झिल्ली है उसके द्वारा, ठीक। नेक्स्ट, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, भ्रूणीय अवस्था है, तो उस दौरान तो मीजोकीरियम नामक पेरिटोनियम जो झिल्ली है उसके द्वारा टेस्टिस जो है वो उदर गुहा के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये टेस्टिस प्रसव यानी कि जन्म से ठीक पहले उदर गुहा से निकल करके कहाँ आ जाते हैं? वर्षण कोश के अंदर आ जाते हैं। यानी कि जब गर्भस्थ शिशु है उसका विकास कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जब उसका प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म होता है
तो उस प्रसव से ठीक पहले ये टेस्टिस जो है वो कहाँ आ जाते हैं, उदर गुहा से निकल करके वर्षण कोश के अंदर आ जाते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम कहते हैं कि जो गर्भावधि का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 9 मंथ का होता है। तो उस दौरान ये कहा जाता है कि लगभग जो 7th मंथ है, 7वां जो महीना होता है, उस दौरान जो है वो वर्षण उदर गुहा से निकल करके कहाँ आ जाते हैं, वर्षण कोश यानी कि स्क्रॉटम के अंदर। ठीक है, ये वर्षण कोश में क्यों आते हैं इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। आगे बात करते हैं कि जनरली तो क्या होता है कि प्रसव की क्रिया से ठीक पहले यानी कि लगभग 7वें महीने जो है वो टेस्टिस उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश कुछ केस के अंदर अगर जो वर्षण है उनका ट्रांसफर या उनका स्थानांतरण वर्षण कोश के अंदर नहीं हो पाता जन्म के बाद भी, तो इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है क्रिप्टोक्रिडिज्म। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए क्रिप्टोक्रिडिज्म के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जन्म के पश्चात भी टेस्टिस जो है वो वर्षण कोश यानी कि स्क्रॉटम के अंदर स्थानांतरित नहीं हो पाते, तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्रिप्टोक्रिडिज्म। ठीक, अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन का उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, किसका, क्रिप्टोक्रिडिज्म का। तो हम देखते हैं कि अगर वर्षण जो है वो जन्म के बाद भी वर्षण कोश के अंदर स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, तो इसके कारण जो स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि जनरली अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो शुक्राणुओं का जो परिपक्वन है, मैच्योरेशन है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है फिर एजोस्पर्मिया, यानी कि उसके अंदर शुक्राणुओं का परिवर्धन नहीं हो पाएगा। किस कारण से, क्रिप्टोक्रिडिज्म के कारण से, यानी कि जब वर्षण जो है वो वर्षण कोश के अंदर स्थानांतरित न हो उस सिचुएशन में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर क्रिप्टोक्रिडिज्म की कंडीशन आती है यानी कि जन्म के पश्चात भी अगर टेस्टिस जो है वो उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश यानी कि स्क्रॉटम के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर कई बार ऑपरेशन के द्वारा यानी कि शल्य क्रिया के द्वारा जो है वो इन टेस्टिस को वर्षण कोश यानी कि स्क्रॉटम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और इस क्रिया को नाम दिया जाता है ऑर्किडेक्टोमी। ठीक है, ऑर्किडेक्टोमी जो है इसका मतलब है कि शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा टेस्टिस को स्क्रॉटम यानी कि वर्षण कोश के अंदर ट्रांसफर करना। आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो वर्षण हैं वो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश यानी कि स्क्रॉटम के अंदर पाए क्यों जाते हैं। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बॉडी टेम्परेचर जो है वो शुक्राणुओं के परिपक्वन यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन के लिए एक एडवर्स टेम्परेचर है, यानी कि प्रतिकूल तापमान है। रियलिटी के अंदर शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए इस 37 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इतने अधिक तापमान के ऊपर शुक्राणुओं का परिवर्धन नहीं हो पाता, उनका मैच्योरेशन जो है वो नहीं हो पाता। तो जो स्क्रॉटम है, वर्षण कोश जो है, उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो डाउन होता है, कम होता है। इस कारण से जो है वो हमारे वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें स्क्रॉटम की यानी कि वर्षण कोश की, तो हम कहते हैं कि वर्षण कोश यानी कि स्क्रॉटम की दीवार लचीली, पतली और रोम युक्त होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखा है कि ये स्क्रॉटम है और इस स्क्रॉटम की अगर हम बात करें इस दीवार की तो ये काफ़ी पतली होती है, लचीली होती है और इसके ऊपर रोम जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि वर्षण कोश जो है यानी कि जो स्क्रॉटम है, इसके ठीक अंदर की तरफ एक अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर मौजूद होता है। जैसा कि हमने यहाँ इस डायग्राम के अंदर शो किया है कि ये जो स्क्रॉटम की जो ये दीवार है, इसके ठीक अंदर की तरफ ये वाला
ये वाला पोर्शन कि अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर मौजूद होता है और इसे नाम दिया जाता है डॉर्टोस मसल या डॉर्टोस पेशी। ठीक है, देखो कि जो वर्षण कोश है इसके ठीक अंदर की तरफ एक अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर मौजूद होता है जिसे नाम दिया जाता है डॉर्टोस पेशी, जिसे हमने इस डायग्राम के रूप में यहां पर शो किया है। आगे बढ़ते हैं कि रेखित पेशी तंतुओं का एक दंडनुमा गुच्छा वर्षण कोश के प्रत्येक अर्धभाग के उपत्वचीय पेशी स्तर से जोड़ता है। एक तंतुनुमा गुच्छा जो है वो वर्षण कोश के प्रत्येक भाग को उपत्वचीय पेशी स्तर से जोड़ता है और इसे नाम दिया जाता है क्रीमास्टर मसल्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये देखो जो टेस्टिस है, ठीक है, इसके साथ ये गुच्छे नुमा जो संरचना जुड़ी हुई है इसे नाम दिया जाता है क्रीमास्टर मसल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो टेस्टिस है, ठीक है, वो हमारे अंदर अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, तब तो हम देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर उदर गुहा के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन प्रसव से ठीक पूर्व जो है वो कहाँ आ जाते हैं, स्क्रॉटम यानी कि वर्षण कोश के अंदर उनका स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ जीव जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे हाथी है, डॉल्फिन है या व्हेल है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर उनके टेस्टिस जो है वो हमेशा ही कहाँ पर रहते हैं, उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं खर्रे की, चूहे की या गिलहरी की, तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर उनके टेस्टिस जो है वो केवल और केवल जन्म के समय ही स्क्रॉटम के अंदर आते हैं, अदरवाइज वो कहाँ रहते हैं, उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अब जो अगर हम इस डायग्राम के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो हम देखते हैं कि ये जो है वो स्क्रॉटम की दीवार है जो एक पतली और लचीली है और रोमयुक्त है। इसके ठीक अंदर की तरफ जो है वो डॉर्टोस मसल है। इसके बाद ये जो है वो स्क्रॉटल सेप्टम है जो इस स्क्रॉटम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये टेस्टिस मौजूद है और यहाँ पर जुड़ी हुई है इसके साथ क्रीमास्टर मसल, और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ से शुक्र वाहिनियाँ, कुछ धमनी, शिराएं वगैरह जो है वो भी बाहर निकलती है और आगे चल करके ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम इग्विनल कैनाल या स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कहते हैं, जो डायरेक्ट उदर गुहा के अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पर जो स्क्रॉटम है ये एक्चुअलिटी के अंदर जो टेस्टिस है उनको स्पर्म फॉर्मेशन और स्पर्म मैचुरेशन के लिए, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण और उनके परिपक्वन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि अनुकूलतम तापमान जो है वो उपलब्ध करवाता है। ठीक है, और टेम्परेचर का जो है वो रेगुलेशन भी करता है। कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि जैसे अगर हम बात करें गर्मियों की, जब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस दौरान जो है वो ये डॉर्टोस मसल और क्रीमास्टर मसल्स जो है वो थोड़ी सी फैल जाती है, लूज हो जाती है, जिसके कारण जो है वो इसका आकार जो है स्क्रॉटम का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और टेस्टिस जो है वो थोड़े से नीचे आ जाते हैं। कहने का मतलब टेस्टिस जो है वो उदर गुहा से थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो इनका टेम्परेचर स्क्रॉटम के अंदर थोड़ा कम बना हुआ रहता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सर्दियों की, जब हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होता है तो इस दौरान यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है और जिसको रेगुलेट करने के लिए ये डॉर्टोस मसल्स और क्रीमास्टर मसल्स जो है वो सिकुड़ जाती हैं और इनके सिकुड़ने के कारण यहाँ का एरिया या यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण स्क्रॉटम का आकार जो है वो छोटा हो जाएगा और जब यहाँ से ये सिकुड़ेगा तो उसके कारण ये जो टेस्टिस है वो उदर गुहा के पास यानी कि बॉडी के टच में आ जाएंगे और जिसके कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसके थ्रू जो है वो इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा
एनहांस कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण जो है वो सर्दियों के टाइम जो है वो यहाँ का टेम्परेचर डाउन नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये था टेस्टिस का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे टेस्टिस यानी कि वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में, कि इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में। हमने देखा था कि मनुष्य के नर जनन तंत्र के अंदर मुख्य या प्राथमिक जनन अंग के रूप में एक जोड़ी टेस्टिस या वृषण पाए जाते हैं, जो हल्के गुलाबी रंग की संरचना है और उदर गुहा के बाहर वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन टेस्टिस की आंतरिक संरचना की। अगर हम टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि टेस्टिस के यानी कि वृषण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है टेस्टिक्यूलर कैप्सूल। ठीक, अब इन टेस्टिक्यूलर कैप्सूल के अंदर सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है उसे कहा जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, और ये ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो 2 आवरणों से मिलकर के बना है, जिनमें से बाहर वाला जो भाग है वो कहलाता है पैराइटल पेरिटोनियम और अंदर वाला जो स्तर है वो कहलाता है विसरल पेरिटोनियम। इसके बाद अंदर वाला जो आवरण है वो कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, हमने देखा कि टेस्टिस जो है उसके चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें टेस्टिक्यूलर कैप्सूल कहा जाता है, और इनमें से बाहर वाला जो आवरण है उसे कहा जाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो 2 स्तरों से मिलकर के बनता है, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, और अंदर वाला जो आवरण है वो कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो वृषण के अंदर की तरफ फोल्डेड होकर टेस्टिस मीडियास्टिनम या वृषण मीडियास्टिनम का निर्माण करता है, और इनके कारण एक पालीनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे टेस्टिक्यूलर लॉब कहा जाता है, और एक टेस्टिस के अंदर इनकी संख्या लगभग 200 से 300 होती है। जैसा कि अगर हम बात करें इस डायग्राम के अंदर, अगर हम इन सब चीज़ों को डिस्कशन करें तो हम देखते हैं कि ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है और इसके साथ ये है एपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से देखो एक जो आवरण है उसको तो हमने शो किया है इस ग्रीन कलर की लाइन, डॉटेड लाइन के द्वारा, और दूसरे को जो है वो हमने शो किया है ब्लू कलर से। ठीक है, अब जो यहाँ पर ग्रीन कलर के द्वारा मैंने शो किया है डॉटेड लाइन के रूप में, वो है इसका बाहर वाला आवरण यानी कि ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये रहा। ठीक है, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो 2 स्तरों से मिलकर के होता है, जिसका बाहर वाला स्तर जो है वो कहलाता है पैराइटल पेरिटोनियम, और अंदर वाला जो स्तर है वो कहलाता है विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। ओके, इसके बाद अंदर वाला जो आवरण जो हमने यहां पर इस ब्लू कलर की लाइन के द्वारा शो किया है, ये कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो अंदर की तरफ यूं फोल्ड हो जाता है इस तरह से, और इसके फोल्ड होने से जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है टेस्टिस मीडियास्टिनम, और इन टेस्टिस मीडियास्टिनम के बनने के कारण इसके अंदर यूं लॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और जिसे नाम दिया जाता है टेस्टिक्यूलर लॉब। ठीक है, अब इन टेस्टिक्यूलर लॉब के ऊपर एक संवाही उत्तकीय स्तर पाया जाता है यूं, जिसको हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन के द्वारा शो कर रखा है। इसके लिए टर्म यूज की जाती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या कहेंगे इसको? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब अगर हम बात करें इस टेस्टिक्यूलर लॉब या जो ये वर्षणीय पाली है, इसके अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर है। एक तो क्या है, 2 से 3 सूक्ष्म नलिकाएं हैं, जिन्हें हम शुक्र जनन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और जिनके अंदर आगे चल करके हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू इनमें स्पर्म की फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
इसके बाद जो यहाँ पर खाली गैप मिला है, बना हुआ है, उस गैप के अंदर एक उत्तक या टिश्यू भरा हुआ रहता है जिसे हम अंतराली उत्तक या लीडिंग टिश्यू कहते हैं। क्योंकि ये अंतराल के अंदर है, गैप के अंदर है, तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं अंतराली उत्तक। और इसकी कोशिकाएं कहलाती है अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसके लिए एक दूसरा नाम और यूज किया जाता है लीडिंग टिश्यू या लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे की तरफ मिल करके एक जाल के समान संरचनाएं बनाती है जिसे हम वर्षणीय जालक कहते हैं। और इससे कुछ वास इनफ्रेंसिया, ये छोटी छोटी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है निकल रही है, वास इनफ्रेंसिया कहते हैं इनको, ये निकलती है और आगे चल करके ये एक कुंडलित लंबी नलिका का निर्माण करती है और इसी नलिका से मिल करके निर्माण होता है एपिडिडाइमस यानी कि अधिवर्षण का। और इस अधिवर्षण से जो है वो वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी जो है वो बाहर निकलती है, जो यहाँ पर बनने वाले शुक्राणुओं को जो है वो आगे शुक्राशय तक लेकर के जाती है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर हम बात करें टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में, जैसा कि हमने इसको यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर शो किया है, तो हम देखते हैं कि इसके चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है टेस्टिक्यूलर कैप्सूल, जिनमें से बाहर वाला आवरण कहलाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये रहा, और दूसरा कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो ये अंदर वाला। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो 2 स्तरों से मिलकर के बनता है। बाहर वाला स्तर जो है वो कहलाता है पैराइटल पेरिटोनियम और अंदर वाला स्तर कहलाएगा विसरल पेरिटोनियम। अगर बात करें ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो वर्षण के अंदर की तरफ फोल्ड होता है और निर्माण करता है टेस्टिस मीडियास्टिनम का, और टेस्टिस मीडियास्टिनम के कारण बनते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब। और एक मैच्योर या एक वयस्क व्यक्ति के वर्षण के अंदर इन टेस्टिक्यूलर लॉब्स की जो संख्या है वो लगभग 200 से 300 तक होती है। अगर हम बात करें इन टेस्टिक्यूलर लॉब्स की, तो इनके चारों ओर एक उत्तकीय स्तर पाया जाता है जिसे नाम दिया जाता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, अगर हम बात करें इस टेस्टिक्यूलर लॉब के अंदर की, तो इसके अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और जिनके अंदर हम आगे चल करके देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा जो ये गैप बचा है ये वाला, यहाँ पर जो उत्तक मौजूद होता है उसे कहा जाता है अंतराली उत्तक या इंटरस्टिशियल टिश्यू या लीडिंग टिश्यू, और इसकी कोशिकाओं को कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं या फिर लीडिंग कोशिकाएं। यहां पर इस अंतराली उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा नर जनन हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स के रूप में एक हार्मोन का स्रावण किया जाता है और जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर सदस्य के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि एक तो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, और दूसरा सहायक जनन अंग जो हैं जैसे कि अधिवर्षण है, शुक्राशय है, शुक्रवाहिनियां हैं, उन सभी का विकास करवाना, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि जो अंतराली कोशिकाएं हैं इनके द्वारा इस एंड्रोजन्स के रूप में टेस्टोस्टेरोन का जो स्रावण किया जाता है, इसके सिक्रीशन को रेगुलेट कौन करता है, इसे नियंत्रित कौन करता है। तो हम देखते हैं कि एंड्रोजन्स के रूप में जो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किया जाता है इसका रेगुलेशन प्यूस ग्रंथि यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है इसके द्वारा सिक्रीट होने वाले ICSH और LH
के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जैसे कि ये मान लो एक नलिका है, शुक्रजनन नलिका, इसके लिए रेता नलिका शब्द भी कई बार यूज में लिया जाता है। तो ये मान लो एक नलिका या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको यूं कट करें और इस अपर पोर्शन से देखें और बात करें इसकी वॉल की, इसकी दीवार की, तो हम देखते हैं कि इसकी दीवार या इसकी वॉल के अंदर जो है दो स्तर पाए जाते हैं। एक तो यूनिका प्रोपेरिया, फेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनन नलिका या जिसे रेता नलिका भी कहते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और अगर इसका यूं सेक्शन काटा जाए और इसके इस टॉप व्यू से देखा जाए और बात की जाए इसकी दीवार की, इसकी वॉल की, तो हम देखते हैं कि इसकी वॉल जो है या इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, इसकी नलिका की जो दीवार है उसके अंदर दो स्तर या दो लेयर प्रेजेंट होते हैं। यूं, जिनमें से ये बाहर वाला जो स्तर है वो कहलाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया। क्या कहलाता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। और अंदर वाला जो स्तर है वो कहलाता है जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जो जनन उपकला है, इसके अंदर पुनः दो टाइप की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की, जिनमें से एक तो होती है नर जनन कोशिका या मेल जर्म सेल, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। और इस सर्टोली कोशिका के बारे में एक साइंटिस्ट थे एनरिको सर्टोली, उन्होंने सबसे पहले बताया था, इसलिए इनके रिगार्ड में, इनके सम्मान के अंदर इसे सर्टोली कोशिका कहा जाता है। किसके सम्मान में? एनरिको सर्टोली के बारे में। अब आगे हम स्टडी करेंगे इन नर जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया जो है वो किस प्रकार से आगे चल करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, और सर्टोली कोशिकाएं जो हैं इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इन सब के बारे में।